क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी कोई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई हमेशा की तरह जारी रखेंगे। मैं हूँ किशन पांडे और ये है भारत का सबसे खूबसूरत और सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और लगातार क्लासेस को रिवाइज भी कर रहे होंगे। कल की क्लास में आप लोग सभी को बहुत मजा आया था, आप सभी को सारे कंसेप्ट क्लियर थे। और आज हम लोग कल की क्लास को थोड़ा सा रिकैप यानी कि कल की क्लास का थोड़ा सा डिस्कशन करने के बाद आज हम लोग इस क्लास में पहुंचने वाले हैं। यानी कि अभी आपका जो क्लास चल रहा है वो ये मान के चलिए कि आपके चैप्टर का बेसिक चल रहा है। दूसरी चीज, स्टार्टिंग हम बहुत आराम आराम से पढ़ेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करेंगे, छोटी छोटी चीजों को डिस्कस करेंगे। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात है मेरे भाई, अगर जो बच्चा नया भी है वो भी यहाँ से पढ़ के बहुत अच्छा कर सकता है और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। दीपक भाई कैसे हो? आर्यन, सूर्या, आदित्य, नमस्ते नमस्ते नमस्कार, श्री अकाल। कल मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था, अगर आप सभी को याद हो तो चैप्टर का जो नाम है आपका, वो चैप्टर का नाम चल रहा है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। स्थिर विद्युत का पहला यूनिट, स्थिर विद्युत की यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला यूनिट है आप सभी का। और ये पहले यूनिट में हम लोग सबसे पहले चैप्टर्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें सिर्फ हमने वैद्युत आवेश के बारे में डिस्कस किया है। आवेश क्या होता है, आवेश आता कहां से, आवेश हमेशा किसी वस्तु के द्रव्यमान से आता है। कल मैंने एक चीज थोड़ी सी फ्लो में एक चीज मिस्टेक करी थी, जो आपके कमेंट्स थे, क्योंकि मैं कमेंट्स तो जरूर पढ़ता हूँ, मेरे पास कॉपी अच्छा समीर भाई, इसके बारे में भी बात करते हैं कि द्रव्यमान एक सदिश राशि है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है मेरे भाई, क्योंकि उसके पास सिर्फ परिमाण है। क्योंकि मैंने आपसे द्रव्यमान की परिभाषा भी बनाया था और बताया भी था, किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, तो द्रव्यमान अदिश राशि है। ठीक है, तो किसी चीज का परिमाण अदिश राशि हमेशा होता है, इस बात को आप लोग प्लीज नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बाकी उतना तो आप लोग मैनेज कर लेंगे, उतना तो आप लोग समझदार हैं ही मेरे हिसाब से। कैसे हैं सभी लोग? सबकी ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या मेरे भाई? सभी को आवाज मेरी आ रही क्या? जल्दी जल्दी सभी लोग बताएंगे मेरे भाई। और एक बार इस सेशन को हर उस बच्चे तक शेयर कर देंगे जो बच्चा 2026 में एक अच्छा स्कोर करना चाहता है। अच्छा समीर भाई, मुझे ये बता दो कि नोट्स बनाए कैसे जाएंगे? नोट्स के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, आराम से पहले पढ़ो, नोट्स वगैरह का टेंशन आप मत लो। ठीक है, अब मेरे भाई समझो कि ये परिश्रम बैच है आपका, और परिश्रम में हम लोग कंप्लीट फिजिक्स यानी कि वैसे तो कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, बट आपका जो फिजिक्स की जो टाइमिंग है फिलहाल अभी की, मंडे ट्यूसडे 4 बजे थी। मैं प्रयास करूंगा कि 4 बजे ही आपकी रेगुलर क्लास लगवा दूं, वरना कल आपका नहीं क्लास रहेगा, यानी कि आपका थर्सडे को शाम को 8 बजे फिजिक्स की क्लास रहेगी, तो सभी लोग आ जाएंगे। ठीक है, अपने टाइम पे, इस बात को याद रखेंगे। अच्छा बेटा समीर भाई बढ़वा देंगे। मैं बेटा एकदम बढ़िया हूँ। आदित्य भाई आप सभी लोग कैसे हैं? कैसी चली पढ़ाई? लैन गेमिंग बहुत जल्दी स्टार्ट होगा, बता देंगे। ठीक है, ठीक है, मस्ती वाला। अच्छा चलें आगे, मैं एकदम बढ़िया हूँ। आइए समझते हैं मेरे भाई। रिकैप का मतलब होता है, जैसे पहले आप कोई धारावाहिक देखते थे, उस धारावाहिक में रिकैप होता था, है ना, कि कल हमने क्या देखा। हालांकि आप अगर डायरेक्ट इस क्लास को देख रहे हैं फिर भी आपको समझ में आएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी बहरहाल आप प्रयास करिएगा कि आप पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन देख लिया करिए, क्योंकि किसी भी चैप्टर्स का, किसी भी फैकल्टी का क्लास पहला जो लेक्चर होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे भाई, है ना सभी को। चलिए चलिए मेरे भाई, बिना किसी देरी के मैं आपको समझाता हूं। हमने आपको स्थिर वैद्युतिकी का पहला यूनिट स्टार्ट किया था, और मैं आपको पहले से फिर से बता देता हूं। स्थिर वैद्युतिकी हमने स्टार्ट किया है, ये आपकी पहली यूनिट है मेरे भाई। स्थिर वैद्युतिकी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब जिसमें हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं, यानी कि जब हम आवेश को स्थिर रख के उसके बारे में अध्ययन करते हैं। स्थिर आवेशों का अध्ययन स्थिर वैद्युत कहलाता है। स्थिर आवेशों का मेरे भाई अध्ययन। ठीक है, आवेश हमेशा किसी वस्तु के द्रव्यमान से आता है, इसके बारे में भी हमने आपको बताया था। सर आपको कैसे नंबर दूं? अच्छा अभी मेरे भाई समीर भाई थोड़ा सब्र कर लो, अभी तो स्टार्ट हुई, सभी लोगों ने अटेंडेंस लगा दी है, मजा आ रहा है। कल की क्लास में आनंद आया था ना? बैलून मैम के सर पे बैलून फट गया था, सबने देखा तो मजा आया था, इसके पहले वाला लेक्चर। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी जहां पे हम लोग स्थिर वैद्युत आवेश का अध्ययन करते हैं। हमने आपको आवेश और आवेश के गुण के बारे में बताया था कि चार्ज क्या होता है। व्हाट इज चार्ज? चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मैटर होता है। आवेश किसी पदार्थ का एक मौलिक गुण होता है।
जैसे आप अच्छे हैं, ये आपके अंदर की एक अच्छाई, आपकी प्रॉपर्टीज है, उसे हम आवेश कहते हैं। और आवेश हमेशा किसी वस्तु के द्रव्यमान से आता है, यानी कि हमने कल इसके बारे में डिस्कस किया था। और द्रव्यमान यानी कि मास। एक बच्चा कह रहा था सर मास की निर्भरता पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है और आपने वेग पर निर्भर करा दिया। बाबू हमने जो बताया था आपको, कमेंट में पढ़ता हूं, मैंने कहा था ना कि आप कमेंट करेंगे, आपको डाउट होगा तो मैं जवाब दूंगा। एक बच्चे का कमेंट था, उस कमेंट से मैं जवाब देना चाहता हूं। आपको डाउट था, हो सकता है जो बहुत बच्चे नए स्टार्ट कर रहे हैं सेशन और क्लास 12 की फिजिक्स में आपको दिक्कत होती है मेरे भाई, तो आपको ये दोनों में द्रव्यमान और मास में डिफरेंस थोड़ा समझना पड़ेगा। किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं, मास कहते हैं। लेकिन यहीं पे बहरहाल अगर हम देखने की कोशिश करें, द्रव्यमान से ही किसी वस्तु में आवेश आना पॉसिबल है, क्योंकि ये गुण होता है, किसी प्रॉपर्टीज होती है। अच्छाई, आप बहुत अच्छे हैं, पढ़ने में बहुत टैलेंटेड है, बहुत कमजोर हैं, ये आपकी प्रॉपर्टीज है, ये आपकी गुण है मेरे भाई। अगर आप नहीं रहेंगे तो आपकी अच्छाई का क्या करेंगे, समझ गए? इसीलिए जब तक रहो खुल के जियो, अच्छे से जियो मेरे भाई। द्रव्यमान के बारे में मैंने आपको एक बताया था, मैंने ये बताया था कि द्रव्यमान और आवेश में किस प्रकार का संबंध होता है, मैंने ये बताया था। मैंने कहा आवेश एक अदिश राशि है, द्रव्यमान भी एक अदिश राशि होती है, जो हमने कल सदिश कह दिया था, उसको अदिश कर लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है? चलिए, फ्लो में ध्यान नहीं दिया, बीच में हो जाता है कभी कभी, बाकी इंसान है, इंसान को जानो, ठीक है? दूसरी चीज मेरी भाई, द्रव्यमान को बहरहाल अगर मैं बताने की कोशिश करूं, तो द्रव्यमान को मैंने आपको यही बताया था कि किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को कहते हैं। और मैंने द्रव्यमान और वेग में संबंध बताया था, तब मैंने कहा था कि किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी कि अगर आपके अंदर कुछ वजन है तो ये वेग पर निर्भर कर सकता है। जब आप दौड़ने लगते हैं तो आपका भार बढ़ घट सकता है। कभी आप तराजू पे खड़ा होइए और ऐसे ऐसे करते रहिए तो वजन उसका बढ़ता घटता रहेगा। एग्जैक्ट 75 किलो का नहीं है अगर आप खड़े हो जाएंगे। तो वेग की निर्भरता की बात हमने की थी कब, जब हमने आवेश और द्रव्यमान को एक साथ संबंध स्थापित किया था। समझ में आ रही है? ओके सर, मैं वेट करूंगा आपके लिए, क्लास छोड़ के आए और रिप्लाई करने के लिए। समीर भाई टेंशन मत लो, आपका भाई खड़ा है, आपको कुछ नहीं होने देगा, ठीक है? क्लास यहीं कर लो ना भाई, प्रिंस बाद में कर लेना, ठीक है? इतनी बात सबको क्लियर है क्या? क्यों टेंशन लेते हो भाई? सभी लोग अटेंडेंस लगा दो, कमेंट तो आ रहा है, सबका कमेंट आ रहा है, ठीक है? सर आप फ्री फायर खेलते हो? सर आप यही कर लो मोहम्मद हुसैन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? उसके बाद हमने बहरहाल, अगर आप आ रहे हैं तो मैंने आपको आवेश के बारे में और आवेश के गुण के बारे में बताया था कि आवेश एक सदिश राशि है। आवेश क्या होता, और सॉरी, अदिश राशि है। आवेश अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश के गुण में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का क्वांटीकरण में Q बराबर प्लस माइनस एन से हमने इस पर एक, इस फार्मूले पर हमने एक न्यूमेरिकल कराया था। बहरहाल आपको याद नहीं होगा तो बिल भी याद कर लीजिए कि आवेश हमेशा क्वांटीकृत होता है। एक बच्चा पूछ रहा था मेरे से क्या आवेश दशमलव में, मैंने आपसे कहा कि आवेश जब भी स्थानांतरित होगा, आवेश को काटा छाटा नहीं जा सकता। आवेश किसी स्थान पर होगा तो पूरा पूरा होगा, यानी कि किसी वस्तु पर आवेशों की संख्या होगी तो या तो एक इलेक्ट्रॉन होगी, या तो दो इलेक्ट्रॉन होगी, या तो तीन इलेक्ट्रॉन होगी, या तो चार इलेक्ट्रॉन होगी, ऐसे से तुम्हारे मौसी की घर तक होगी। ये रही तुम्हारी मौसी बैठ के पढ़ रही है, ठीक है? ये तुम हो कि तुम्हारी मौसी, जरा ये बताओ कमेंट सेक्शन में। ऐसे तुम्हारे मौसिक घर तक होगा मेरे भाई कि एन इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन को मेरे भाई क्वांटीकृत भाग में, यानी कि पैकेट यानी कि पूरे फॉर्म में होता है, यानी कि एक या फिर एन इलेक्ट्रॉन जिसे हम कहते हैं, एन ई कहते हैं, यानी कि कभी इलेक्ट्रॉन को आधा या नहीं आप समझेंगे, ठीक है? चलो, अरे लाइव क्लास हो तो बेटा इट्स थैली, बाकी जो बच्चे नहीं है बेटा वो बैच में जुड़ जाएंगे परिश्रम में, है ना? चले, यहां तक सबको बात क्लियर है? थम्स अप कर दिया मेरे भाई, सबको इतनी बात दिमाग में क्लियर हो गई होंगी और ये खत्म हो जाएगा। चलो अब मेरे भाई, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है, आज किन किन टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है, थोड़ा उस पे फोकस कर लेते हैं। अरे मैम, अरे वो कॉल आ रहा है तो हमने 2 बार काट दिया, मुझे लगा कंपनी का है, वो देख लीजिए, इस पे थोड़ा सा देखिएगा, ऊपर वाला नंबर है, आया होगा, ठीक है? ठीक है, सो सॉरी गाइस, ठीक है? अभी क्लास की शुरुआत आराम आराम से करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। बहुत बच्चे कह रहे थे थोड़ा आराम से सर पढ़ाइएगा, आराम से ही पढ़ाऊंगा यार, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है? अरे एक ही चीज है दीपक लुधी भाई, यहां से भी पढ़ सकते हो, सेम चीज है सब कुछ, ठीक है? अभिषेक चारवाल जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, सबसे पहले कूलाम का नियम, क्योंकि
हमने ये बताया था कि आपको दो आवेश हैं और अगर दो आवेश सजाती हैं यानी कि एक जैसे हैं, समान आवेश समान प्रकृति के आवेश हैं, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। एक धनावेश है, एक ऋणावेश है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे। कूलम्स लॉ है, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। कूलम्स के लिए कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म आपसे पूछा जाता है, इसका सदिश रूप आपसे पूछा जाता है, तो इसका वेक्टर फॉर्म आपको इंपॉर्टेंट है, सदिश रूप आपसे पूछा जाता है। इन टॉपिक को पढ़ेंगे। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। उसके बाद वैद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, आवेश के क्षेत्र को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, जो टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस में हो, कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने चाहिए, कौन कौन से टॉपिक कब कब पढ़ने चाहिए, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, बहरहाल आज का जो टारगेट है हमारा, सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हम लोग सापेक्ष परावैद्युतांक के बारे में पढ़ेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद विद्युत आवेश के गुण में हमने मैक्सिमम चीजें कवर कर ली हैं, छोटी मोटी जो चीजें रहेंगी उसको भी हम कवर कर देंगे। सर जी आपका घर कहाँ पे रहे, आदित्य भाई घर आएगा क्या तुम भैया मालिक। कूलम्स का लॉ पढ़ेंगे, फिर सदिश रूप में कूलाम का नियम, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको इसका एक ट्रिक बताऊंगा मेरे भाई, जरा क्लास को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि मजा तभी है ना, क्योंकि आपके लिए कुछ बड़ा और कुछ खतरनाक है। हो गया, आ रहे वो, ठीक है ठीक है, थैंक यू। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत हुई, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक है गाइस, धीरे धीरे थोड़ा सा समझते हैं। उसके बाद आवेशों की इकाइयां यानी कि यूनिट के बारे में बात करेंगे। आवेश का मात्रक कैसे क्या होता है, कूलम्स होता है ना। आइए थोड़ा सा समझते हैं, एक एक चीज करके कवर करते हैं। ठीक है, चलो आज का लक्ष्य है, इस लक्ष्य को हम प्राप्ति तक नहीं रुकेंगे, क्योंकि विवेकानंद जी ने कहा था कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरनारि बोधत, उठिए जागिए और तब तक लक्ष्य के पीछे भागते रहिए जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए मेरे भाई। तो अगर आप यहाँ से सीरियस होकर पढ़ रहे हैं तो यकीन मानिए कि आप बहुत सही और सटीक क्लास में हैं। ठीक है, नोट्स कैसे बनाए भैया, थोड़ा सब्र कर लो, थोड़ा तो पढ़ाने दो हमें, हम आपको बताएंगे, सारा गाइडेंस हम आपको देंगे। रोल नंबर भेजना चाहता है लड़का, ये आपको होमवर्क दिया था, होमवर्क का जवाब बहुत बच्चों ने दिया था, इसके लिए थैंक यू सो मच आप सभी को, ग्रेट थैंकफुल हूं मैं आप सभी का, कि क्लास में देखने के बाद प्लीज ऐसे ही एक वो बनाए रखिए, अपना फ्लो बनाए रखिए, है ना। थैंक यू सो मच गाइस, जिन्होंने, आपको आज थैंक यू बोल रहा हूँ, कल डांटूंगा, अभी चाटा भी मार दूंगा, क्योंकि क्लास में कमेंट जरूर कर दो तुम लोग, तो कर दिया करो। अटेंडेंस लगा दिया सबने, लगाए तो नहीं है, झूठ बोले, झूठ बोले गाइस, नहीं लगाया, नहीं लगाया, आधे ने बच्चे ने लगाया। ठीक है, गौरव सरकार देख रहा हूँ भैया, तुम्हारा भी देख रहा हूँ सर, प्लीज यूज ब्लैक स्लाइड। अच्छा, ब्लैक स्लाइड को यूज करें ज्यादा। इसका आंसर अभी भी बता सकते हो, आपके पास पोल का ऑप्शन है, मैंने कल बताया था, सही कथन आपको बताना है, ये एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी में कथन के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी पैटर्न का ये पूरा क्वेश्चन था आपके लिए, कि दो सजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल दोनों बीच के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती है, बिल्कुल सरासर अन्याय है मेरे भाई, अन्याय हो रहा है आपके साथ। दो सजातीय आवेश, सजाती का मतलब होता है मेरे भैया एक जैसा, एक जैसा यानी कि एक जैसे का मतलब है जिसकी प्रवृत्ति समान हो। ठीक है, वैसे ये भी कूलाम्स के नियम पर था, तो कूलाम्स का नियम आज हम लोग पढ़ेंगे, तो उसी पर हम समझ देंगे। ठीक है, मिथ मिथ माइथिक सोर्ट्स, बेटा अभी तो तुम्हारा दूध के दान नहीं टूटे ना हमारे टूटे, कितना हाई लेवल पढ़ लोगे हैं, हमें तो सबको लेके चलना, हम चाहते हैं कि हम उस गरीब, हम उस कमजोर छात्र का कान पकड़ के अगर हम उसको टॉपर बनाए, तो टॉपर तो होता ही टॉपर, वो तो क्लास हमारा देख के ऐसे ही हो जाएगा, 2.x की स्पीड से देखा कि तब भी हो जाएगा। हम तो उन बच्चों के बारे में भी ध्यान रखना है। कोई बात नहीं अलक्स भाई, यहीं देख लो क्या करना है। ठीक है, आ जाओ, तो अभी इसको करा ही देते हैं, अभी ये कूलम्स लॉ पे है, तो इसको अभी करा ही देते हैं, थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि हम यही चाहते थे कि आप इसको पढ़ के आए, जो आपके लिए जरूरी था। ठीक है, आइए समझते हैं थोड़ा मेरे भाई, आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम धीरे धीरे से पढ़ेंगे। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो कूलम्स ने क्या बताया था, कूलम ने जो हमें बताया था वो हम आपको बता देते हैं। कूलम का कहना था कि अगर दो आवेश है हमारे पास, एक आवेश अगर Q1 है और एक आवेश हमारे पास Q2 है, ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर इसका कहना था कि अगर उन दोनों को कुछ दूरी पर, कुछ दूरी का मतलब है फिजिक्स की भाषा में r दूरी पर रख दें, तो उनके बीच में एक बल यानी कि ताकत लगती है। और मैंने कल आपको बताया था कि दो आवेश अगर समान प्रवृत्ति के हैं, यानी कि जो दोनों धन है, अब ये आवेश हो सकता है कि एक धनावेश हो सकता है ना, हो सकता है कि ये ऋणावेश भी हो सकता है ये भी धनावेश हो सकता है, ऋणावेश हो सकता है। अगर दोनों धन धन है
तो उनके बीच में पटका पटकी होगी, मैंने आपसे बताया था। यहाँ पे ऋण ऋण है, यानी कि एक जैसी समान प्रवृत्ति है, दोनों गर्म मिजाज के हैं। चिपका चिपकी कब होगी, मैंने बताया था कि जब एक धन होगा एक ऋण होगा, विपरीत प्रकृति के आवेश रहेंगे, तो एक धन रहेगा एक ऋण रहेगा, तो उनके बीच में क्या होगा मेरे भाई, पटका पटकी नहीं होगा, चिपका चिपकी होगा। तो इनके बीच में जो बल लगेगा, इनके बीच जो बल लगेगा, इनके बीच जो बल लग रहा है मेरे भाई, वो बल या तो आकर्षण का हो सकता है, यानी कि या तो आकर्षण बल लग सकता है, या तो प्रतिकर्षण बल लग सकता है, या तो मेरे भाई क्या लग सकता है, प्रतिकर्षण बल लग सकता है। वो दिखेगा नहीं, इसलिए मैं थोड़ा इसको बैक कर देता हूं, ठीक है। या तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, वो फोर्स या तो आकर्षण हो सकता है, या तो प्रतिकर्षण होता है, हो सकता है, तीसरा ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो इनका ये कहना था कि कितना बल लगेगा, अगर हमें आवेश बता दो, यानी कि किसी वस्तु के द्रव्यमान से जो आवेश निकला है वो आवेश कितना है, और दूरी बता दो, 5 मीटर है, 15 मीटर है, 50 मीटर है, तो हम ये बात आपको साबित करके दिखा देंगे मेरे भाई कि कितने न्यूटन का बल लग रहा है, कितनी ज्यादा ताकत लग रही है। एक्चुअल जो बल की वैल्यू होगी, कूलम ने एक बल दिया, एक बल की गणना करी, एक फोर्स के बारे में बताया, एक ताकत के बारे में बताया। पलक पांडे, अरे बेटा बहुत सस्ता है, 1,500-2,000 रुपए का है मुश्किल से। थैंक यू बेटा सूर्या, आप लोग की दुआ है, इस वजह से अच्छा पढ़ा पाता हूँ, और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। शायद आपको ना क्लास बोरिंग लगे, आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाए, आप सारी चीज़ों को समझ भी पाए, इसलिए ईमानदारी से आपको पढ़ाता हूँ, और हमेशा पढ़ाऊंगा। हाँ, न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, पहाड़ी पहाड़ी भूला तुमको कराऊंगा। सर टेली पर सर्च करो, परिश्रम क्यों, अच्छा वो तो उस पर करना पड़ेगा मैंने भाई, है ना। चलो, टेंशन टेंशन नहीं लेना, ठीक है गाइस। चलो, कूलम ने बनाया कि कूलम का ये कहना था कि किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला, देखो मैं लिख देता हूं, किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, डायरेक्ट लिखते हैं आराम से, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल किन्हीं, अरे तो बहुत स्लो चल रहा है, किन्हीं दो आवेशों के बीच, ऐसे आपको भी लिखना है, आवेशों के बीच कार्यरत बल, कार्यरत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि समानुपाती का चिन्ह तब लगता है, यानी कि जब, यानी कि आवेश का मान ज्यादा हो जाएगा, मान लो आवेश की वैल्यू संख्या ज्यादा है तो ज्यादा बल लगेगी, कम रहेगी तो कम लगेगी, बराबर बात है। दोनों आवेशों के बीच के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही कूलाम का नियम था। यानी कि इसका कहना था कि अगर दूरी बढ़ा दो तो बल का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे मान लो दो आदमी पटका पटकी कर रहे हैं आपस में, उनको दूर हटा दो तो बल तो वैसे लग जाएगा। व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है मेरे भैया, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट रही है। दूसरी चीज है मेरे भाई समानुपात, समानुपात और अनुक्रमानुपात एक ही चीज होता है, लेकिन व्युत्क्रमानुपात ये दूसरा चीज होता है। इसको समानुपात कहिए चाहे अनुक्रमानुपात कहिए, एक ही बात है। ये होता है मेरे भाई व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात में अगर नीचे की वैल्यू बढ़ती है तो ऊपर की वैल्यू घट जाती है। हर्ष सिंह राजपूत, मेरे भाई आप नहीं, भारत का अगर हर बच्चा कोई क्लास कर रहा है तो उसकी फिजिक्स थोड़ी सी कमजोर होगी, तभी वो क्लास देख रहा है। उसकी फिजिक्स बहुत स्ट्रांग होती है तो क्लास क्यों देखता। तो आप ये टेंशन मत लो कि आपकी फिजिक्स कमजोर है, अब फिजिक्स आपकी मजबूत होगी, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या आ जाएगा मेरे भाई, इसको लिख सकते हैं ऐसे, Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर, ठीक है, याद रखिएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, अब यहां पे मेरे भाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, समानुपात का चिन्ह हटेगा तो पूरी फिजिक्स में याद रखिएगा एक नियतांक, एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई F इक्वल टू कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगा, Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर हो जाएगा। ये कूलाम का नियम था, कूलाम ने बताया कि एक इतनी ताकत लगेगी, इतना फोर्स लगेगा, ठीक है। जहां मेरे भाई, ठीक है, माध्यम का परावैद्युतांक हो जाएगा, माध्यम का परावैद्युतांक
के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, जिसका मान सम्मान होता है 9 गुणित 10 की घात 9। ठीक है, कभी कभी और यहाँ पर आपको एप्सिलॉन नॉट का भी मात्रक और इसकी विमा पूछी जाती है। एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा, इसका मात्रक और इसका विमा यानी कि डायमेंशन फार्मूला पूछा जाता है। ठीक है, अगर आपको ये दिक्कत हो रही होगी कि विमा कैसे निकालें, मात्रक कैसे निकालें, तो क्लास खत्म होने के बाद कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका एक ट्रिक वाला विमा डायमेंशन फार्मूला निकालने की एक ट्रिक बता दूंगा। हाँ बेटा, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, फिर इस पर सेम चीज पर न्यूमेरिकल कराएंगे। शांति बनाइए। ठीक है, चलें आगे, चलें गाइस, यहीं दे दो मुझे, क्या हो गया? ठीक है गाइस, अब देखो इसकी मात्रक और बीमा, जहां एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं मेरे भाई, एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। वैद्युतशीलता का मतलब होता है वैद्युत को धारण करने की क्षमता, वैद्युतशीलता कहलाती है। अभी आपको एक एक टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा शांति बनाइए। निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, हालांकि एग्जामिनेशन में भी इसकी वैल्यू गिवन रहती है, लेकिन बहरहाल हम आपको अभी आज स्टार्ट करें तो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, आराम से देखिएगा मेरे भाई, सुकून से देखिएगा। पूछा जाता है कभी कभी एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और विमा पूछा जाता है। एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है मेरे भाई, वो होता है 8.85 गुणित 10 की घात -12। अब इसका जो मात्रक होता है वो मात्रक क्या होगा, आइए मात्रक निकालते हैं फिर विमा निकालते हैं, यही पूछा जाता है। ये कूलाम का नियम है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये तब लेते हैं मेरे भाई कि जब कूलम्बियन फोर्स, ये कब होता है कि जब दो आवेश कुछ दूरी पर रखे होते हैं तो उनके बीच में कितना बल लगता है, इसके बारे में किसने बताया था? कूलाम ने बताया था। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत था कक्षा 11 में, आपने नहीं भी पढ़ा हो तो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने ये बताया था कि अगर दो द्रव्यमान धरती पर विराजित हैं, यानी कि स्थित है, उपस्थित है, रखे हुए हैं, अगर दो मास है, दो बॉडी है, और दोनों को कुछ डिस्टेंस पर अगर हम लोग रख देते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जिसकी वैल्यू होती है F इक्वल टू G m1 m2 बटे R स्क्वायर। वो हुबहू आपको ऐसे ही देखने को मिलती है। वहां पे आप लोग देखेंगे आराम से, ग्रेविटेशनल जब आप पढ़ेंगे फोर्स, तो वहां पे F इक्वल टू होता है ग्रेविटेशनल फोर्स G m1 m2 बटे R का स्क्वायर। ये होता है कब? गुरुत्वाकर्षण बल। जब दो द्रव्यमान r दूरी पर रखे होते हैं तो उनके बीच में ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। कभी कभी इन दोनों में गुरुत्वाकर्षण नियतांक और ये वैद्युत बल के बीच का अनुपात पूछा जाता है, अनुपात, रेशियो पूछा जाता है। देखे कभी कभी ऐसा एग्जामिनेशन में, लेकिन वो मैं बताता हूं कैसे होगा, कब होगा। थोड़ा सा अभी सब्र रखो, धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करते हैं। कूलाम ने ज्यादा कुछ नहीं कहा था, क्योंकि आवेश का एक गुण होता है, अगर दो आवेश यानी कि दो चार्ज कुछ डिस्टेंस पर यानी कि r डिस्टेंस पर रखे होते हैं तो उनके बीच में चूंकि या तो आकर्षण बल लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, या तो रिपल्सन फोर्स लगेगा, या तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, यानी प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो वो बल कितना लगेगा, क्योंकि बल लगेगा, ऐसे तो हम भी कहते हैं कि हम भी हवाई जहाज से कूद जाएंगे तो हम लोग जमीन ही पहुंचेंगे। अरे जमीन पे पहुंचोगे, जिंदा रहोगे कि नहीं, इस बात की क्या गारंटी है? तो बल तो लग रहा है, ये बल आकर्षण का होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, है ना, या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, या तो वो रिपेल करेगा, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। इसकी बात किसने बताया मेरे भाई? इसकी बात मेरे भाई कूलम ने बताई। तो इसको लिखने के लिए पहाड़ी भूला भैया, अगर आपको चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम होता है। यह आप लिखने के लिए लिख सकते हैं अपने पेपर में मेरे प्यारे भाई। ठीक है सर, ज्योति का बैच एक्सचेंज कराना है मेरे भाई, बिल्कुल हो जाएगा। आईवीआर नंबर आपको गिवन रहता है ना, आईवीआर नंबर पे डिस्क्रिप्शन या फिर मैं कमेंट सेक्शन में आपको दिलवा दूंगा। आईवीआर नंबर जरा मैम बताएंगे क्या? आईवीआर नंबर में बता देता हूं आपको, किन्हीं बच्चों को कभी भी दिक्कत होगी आईवीआर नंबर बता सकती हैं क्या? आपको याद है क्या? तो कभी भी किसी चीज में दिक्कत होगी ना मेरे भाई, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेविटी और कूलम्स लॉ में क्या डिफरेंस? हर सिंह भाई, ग्रेविटी दो द्रव्यमानों के बीच में लगती है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये दो आवेशों के बीच में लगती है।
और किसी वस्तु के द्रव्यमान से आवेश आता है, और द्रव्यमान ये खुद है, जैसे आप हैं, आपके भाई बहन पढ़ रहे हैं, कुछ दूरी पर है, उनके बीच बल लग रहा है, आपको समझ नहीं आता लगता है। क्लास रुक गई है, प्लीज चेक भाई, चेक करते रहना। मैम बोलते रहिएगा, मैं लिख देता हूँ। हाँ जी, धीरे धीरे बोलिए, मैं लिख दूँ। अरे यार, क्या कॉपी में लगाओ भाई, तुम क्या आदमी हो? कॉपी में ये वाला स्लाइड कॉपी की हो? अरे भाई तुम्हें बहुत, तुम्हारा बीवी तुमको बहुत पीटेगा भाई, जिंदगी में खुश नहीं रह पाओगे, ऐसी जिंदगी काटोगे तो। क्या कर दिया भाई तुम? 14 स्लाइड कहाँ से आ गई? जो मैं पढ़ा तोड़ गया? हे ईश्वर शक्ति दे। कॉपी हो रही, तो अगर मैं कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ तो स्लाइड कॉपी हो रही है, ये देखो, ये कॉपी हो रही है, ऐसा होता है। चलो गाइस, हाँ भाई, आईवीआर नंबर है भैया। आईवीआर नंबर का मतलब भैया हेल्पलाइन नंबर, समझिए, इतना ही समझिए। मैम जरा बोलिएगा। 08047360527। भैया बैच ट्रांसफर कराना है, बैच में कुछ एक्सेस लेना है, AWD 200 डाल दोगे, 200 रुपए कम भी हो जाएंगे आराम से। अगर इससे रिलेटेड कोई संबंधित जानकारी, शिकायत, सुझाव रहती तो मेरे भाई इस नंबर पर कॉल करके 24 गुणते 7, हालांकि 24 घंटे मत करिएगा, रात बिरात आदमी इंसान है, तो वहां पे ये कर लीजिएगा। कोई दिक्कत होगी तो बता देंगे, ठीक है? याद रखना मेरे भाई, ये हेल्पलाइन नंबर है आपका, तो हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके अपने जितना भी प्रॉब्लम्स है मेरे भाई, आप इस नंबर पे कॉल करके कर सकते हैं, ठीक है? ये आपके भारी डिमांड पे हम कर दिया, मेरे से बात। सर क्लास रुक गई है, क्लास देखो भैया, क्लास कहाँ चली गई दादा? चलो कोई बात नहीं गाइस, यहां तक सबको क्लियर है गाइस? ठीक है, कोई बात नहीं मेरे भाई, मैं फिर से समझा देता हूँ भैया। एप्लीकेशन की क्लास को चेक करते रहिएगा, कुछ दिक्कत आई है ऐप की क्लास को मॉनिटर करते रहा करिए, नाचिए मत। मैम वो दे दीजिए मुझे। हाँ जी, अच्छा ठीक है गाइस। तो गाइस आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि कूलम ने बताया था कि अगर दो आवेश रखे हैं, जैसे आपको ग्रेविटेशनल, आप क्लास 11 पढ़े थे, नहीं पढ़े थे तो आप जान लीजिए, ये आपके थोड़ा सा जानकारी के लिए है कि आप जानते रहिए कि दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये दो आवेशों के बीच कार्यरत बल होता है। इनका कहना था कि दो आवेश है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में आप आवेश 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 चार 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 चार्ज ही पढ़ते रह जाएंगे। दो आवेश अगर कुछ दूरी पर रखे और 8 दूरी पर रखे, तो इनके बीच में कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की, यानी कि अगर आवेश की वैल्यू ज्यादा होगी तो बल ज्यादा लगेगा, दूरी ज्यादा होगी तो बल कम लगेगा, अगर दूरी बढ़ा देंगे तो बल कम लगेगा, फोर्स कम लगेगा। इन दोनों को मर्ज कर दिया, ये आ गया हमारे पास। हमेशा समानुपात का चिन्ह हटता है, फिजिक्स में हमेशा एक कांस्टेंट नियतांक आता है, जहां ये है मेरे भाई माध्यम का परावैद्युतांक के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होती है। इसके मात्रक की बात करते हैं अभी थोड़ी देर बाद। एप्सिलॉन नॉट की मात्रक और बीमा आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और जो हम लोग निकालने जा रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मात्रक निकालने की कोशिश करते हैं, और मात्रक निकल जाएगा तो बीमा भी निकल जाएगा, यानी कि डायमेंशन फार्मूला भी निकल जाएगा, ठीक है? फार्मूला क्या होता है मेरे भाई? 1/4 पाई, फार्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले। एफ इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और बटे में R का स्क्वायर होता है, ध्यान दीजिए। अब एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाइए, चलिए ला दिया। अब एप्सिलॉन नॉट को मेरे भाई यहाँ पे ला दिए, ठीक है, बढ़िया। एफ को नीचे ले जाइए, 1/4 पाई मेरे भाई एफ हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे मेरे भाई Q1 और Q2 हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे मेरे भाई R स्क्वायर हो जाएगा। देखो कांस्टेंट टर्म की ना तो विलन की ना तो कोई प्रेम कहानी होती है, और ना तो कोई राजा होता है, और ना तो कोई रानी होती है, और ना तो कोई उसकी जिंदगी में कुछ होता है। बेटा यहाँ पढ़ लो रंजीत भाई। अब बल का मात्रक होता है न्यूटन। अच्छा रवि भाई दिखवा रहा हूं बेटा, टीम देख रही है लगातार। अब एप्सिलॉन नॉट बराबर बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक क्या हो जाएगा मेरे भाई? न्यूटन, न्यूटन। और इसका मेरे भाई हो जाएगा कुलाम, और कुलाम का स्क्वायर हो जाएगा, कूलाम का स्क्वायर, यानी कि कूलम का स्क्वायर हो जाएगा, कूलम का स्क्वायर बटे न्यूटन, और इसका हो जाएगा मेरे भाई मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा। सबको दिखाई दे रहा है क्या? शार्ट फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं, कूलाम का स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर का स्क्वायर। यहां पे लिख लीजिए
कूलम का स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर का स्क्वायर हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। अब साइलेंट नॉट का मात्रक आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आई होप सो कि ये स्लाइड आपको क्लियर हो ही होगी। फिर हम डायमेंशन फार्मूला यानी कि इसके वीमा की बात कर लेते हैं। भक्ति राउंडर गुस्सा क्यों रे भाई, आप तो अंदर है बाहर कौन है। नोट्स मिलेगा भैया, अभी पहली क्लास की हो, आपके नोट्स की जिम्मेदारी, आपकी पीडीएफ की, आपके क्लास पीडीएफ की जिम्मेदारी, डीपीपी की जिम्मेदारी सब हमारी है। आप टेंशन मत लो मेरे भाई। आप मुझे बताओ ना, आपका भाई आपके लिए खड़ा है, आपको कुछ नहीं होने देगा। ठीक है गाइस, गाइस अटेंडेंस लगा दी सबने, ठीक है। थोड़ा सा क्लासेस में प्रॉब्लम है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। कूलम के नियम की सीमाएं क्या क्या होती हैं, कूलाम के नियम कहाँ कहाँ काम करती है, सब बताएंगे। थोड़ा सब्र कर लो भैया, अभी तो कूलाम का नियम स्टार्ट ही करा है। कूलाम की नियम स्पेशल एक वीडियो ला दी है आज तुम्हारे लिए, अब क्या चाहिए तुमको, ठीक है। नहीं नहीं बेटा, हम रिप्लाई करेंगे आपका, परेशान मत। हाँ, अब साइलेंट नोट को क्या बोलते हैं, क्या लिखा हूं, मात्रक विमा अवसाद निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। निर्वात इन द अब्सेंस ऑफ एयर, जहां पे हवा नहीं होती, हवा पानी राशन पानी बंद हो जाए। निर्वात नी बिना वात मतलब वायु बिना, हवा बिना, हवा बिना, इन द अब्सेंस ऑफ एयर दैट इज कॉल्ड निर्वात मेरे भाई, ठीक है। चलो चलो माया जी, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके भाई आनंद कुमार आ जाइए। यहां तक सबको क्लियर है क्या। दूसरी चीज मेरे भाई, कोई दिक्कत होगी तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। अब आपको अगली बारे में चर्चा करते हैं। अब साइलेंट नोट की बीमा स्क्रीनशॉट जो बच्चे लेना चाहते हैं इसका ले लीजिए आराम से, ठीक है, क्योंकि हम आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। अब साइलेंट नोट का, अब साइलेंट नोट की बीमा यानी कि डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन के लिए मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं, जरा ध्यान से देखिए। डायमेंशन फार्मूला के छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको मैं बता देता हूं, क्योंकि पूरे फिजिक्स में आपको बीमा तो आना चाहिए। बीमा के लिए ट्रिक मैं बता दूंगा, लेकिन अभी कंसेप्ट सीख लीजिए, कंसेप्ट फॉर डायमेंशन फार्मूला। देखिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर कोई इंसान लंबा है, छोटा है, मोटा है, नाटा है, खोटा है, लेंथ की बात करेगा तो लेंथ की बीमा हमेशा, लेंथ का मात्रक क्या होता है, एल लेंथ, लेंथ का हमेशा जो बीमा होगा मेरा भाई, डायमेंशन फार्मूला होगा वो कैपिटल में एल होगा, ठीक है। द्रव्यमान की बात करेगा और द्रव्यमान में क्या आएगा मेरे भाई, किलोग्राम, ग्राम, पाउंड, इन सब टाइप का आएगा भैया, कुंटल का आएगा। हमेशा इसकी डायमेंशन फार्मूला कैपिटल में एम होगी। समय की जब भी बात करेगा, सेकंड की बात अगर कहीं पे करेगा मेरे भाई, तो हमेशा समय के आने के टाइम होता है, और टाइम का पहला अक्षर ले लोगे तो हो जाएगा कैपिटल में टी हो जाएगा, ठीक है। एम एल टी, लंबाई याद रखो, द्रव्यमान रखो, समय रखो, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती मेरे भाई सबकी, हमेशा इस बात को याद रखिएगा। वैद्युत धारा यानी कि धारा के बारे में अगर आपसे बात करेगा, करंट के बारे में बात करेगा, तो करंट की जो आप याद रखेंगे, करंट का रखेंगे कैपिटल में ए, और कुछ नहीं आपको याद रखना है। ये चार चीज याद रखेंगे क्लास 12 फिजिक्स में, डायमेंशन फार्मूला आप नहीं भूलेंगे, ये मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। कुछ नहीं करना मेरे भाई। अब साइलेंट नोट की बीमा निकालनी है आपको, डायमेंशन फार्मूला निकालनी है। चूंकि अभी आपने फार्मूला एक निकाला, ये लगाया 2 मिनट पहले, और ये था मेरे भैया कूलाम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर का स्क्वायर होता है। तो मेरे भाई कूलम का स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर का स्क्वायर होता है, ये हमारे पास मात्रक आ गया, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसमें लंबाई में आएगा मेरे भाई, मीटर का होगा तब भी यही लिखेंगे डायमेंशन फार्मूला, सेंटीमीटर होगा तब भी यही लिखेंगे, ठीक है, किलोमीटर होगा भी डायमेंशन फार्मूला मेरे भाई यही होगा, ठीक है। आ जाओ गाइस, गाइस अब जरा ध्यान से देखो, कूलाम के स्क्वायर की बात करते हैं तो कूलाम किसका मात्रक होता है मेरे भैया, कूलाम जो आवेश होता है मात्रक होता है मेरे भैया आवेश का, ठीक है। तो आवेश का मात्रक होता है यानी कि चार्ज की वैल्यू होती है, चार्ज यानी कि क्यू, क्यू इक्वल टू होता है धारा गुणते मेरे भाई समय होता है, क्या होता है, आवेश बराबर होता है मेरे भाई धारा गुणते समय होता है, कक्षा 10 की चीज है। धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और एम्पियर का जो बीमा होता है वो ए होता है, ये लिखा हुआ है मेरे भाई, ठीक है। और समय का मात्रक होता है मेरे भैया टी, यानी कि कैपिटल में टी। तो यानी कि अगर आवेश का अगर आप बीमा लिखोगे तो आप लिखोगे मेरे भाई एटी। यहां तक क्लियर है क्या सबको। आशा सोनी बिटिया तब तक यहां देख लो ना, क्यों परेशान हो रही हो, मैं हूं ना यहां पे, देख लो आप। सुमित भैया ऐसा नहीं है यार, हम देख रहे हैं,
लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, अब उसको लगातार देख रहे हैं, कुछ दिक्कत आई होगी, उसको लगातार देख रहे हैं क्लास में, तब तक आप क्लास यहाँ करते रहिए, क्यों टेंशन ले रहे हैं, वो क्लास बाद में आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी। अच्छा एक बात बताओ मुझे, तुम लोग ऐसे पैनिक हो जाते हो जैसे बहुत बड़ा हाँ कार्तिक कश्यप बेटा अभी समझ आएगा थोड़ा सा, अभी अभी आयो क्या तुरंत तुरंत बेटा, यहाँ से 2 नंबर के सवाल आते हैं, टॉपिक मिस हो गया, परेशान मत हो, अभी क्लियर हो जाएगा। हाँ, आप लोग किसी चीज के लिए परेशान मत होया करिए, हमारे पास यही एक काम है कि आपको सुटेबल और अच्छी क्लास कैसे पहुंचे। थोड़ा सा दिक्कत हो गई तो कोई बात नहीं, आप क्लास को कंटिन्यू रखिए, बाकी की क्लास रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आराम से सुकून से देखिए, एक एक कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, सीखना ना, आप यहाँ सीखने आए हो ना, आपको क्लास देखने से मतलब है ना, वो हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको क्लास दे देंगे, ठीक है। छत्थू परेशान मत हो, है ना, क्लास पे फोकस कर लेते हैं, क्लास की टाइमिंग भी हो जाती है ना, परेशान नहीं होते बाबू, सब अच्छा होगा, एकदम बेटर होगा, हम लोग हैं आपके साथ, यहीं पे पढ़ो तब तक ना भैया, भाई भाई माई बात, तब तक पढ़ाई अपनी जारी रखिए, फिर आपकी क्लास होगी तो वहीं पे कंटिन्यू करिए, सेम चीज तो चल रही है ना। बिमलेश भाई दिखवा दो भाई, चालू करा दो यार, माई बाप का है हमारी रोजी रोटी पेड़ लात मार रहे हो, ठीक है ठीक है, तब तक यहाँ आप लोग पढ़ते रहे, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। हाँ अभी पढ़ लो, अब मेरी बात मानो मेरे भाई, अभी पढ़ लो, स्टार्ट कर रहे हैं, अभी पढ़ लो, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए आपकी, ये कॉन्सेप्ट है जो आपको यूज होना है। अब ये भी रुकने लगा, ये भी रुकने लगा, ये क्यों रुक रहा है भाई, ये नहीं रुकना चाहिए, तो चल रहा है ना, इसमें भी इसमें बफरिंग नहीं होना चाहिए भाई, वरना हम तुमको बांध देंगे, बता दे रहे हैं, हम इसी माइक के बाहर तुमको बांध देंगे, बता दे रहे हैं। चलो भाई, तो मेरे भाई कुछ नहीं करना है, 1 सेकंड में यहाँ पे फोकस करना है, सब हो जाएगा, सब बड़े आराम से हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत आराम से पढ़ सकते हैं आपको, कॉपी कैसे बनाए, नोट्स कैसे लिखे, घर पे कैसे जाएं, खाना कैसे खाएं, राशन कैसे पचाएं, सब बता दूंगा मेरे भाई, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो भैया, नालायकों। ठीक है, टाइम चेंज कर देंगे, ठीक है, अवंतिका सिंह, ठीक है, आ जाओ। तो मैं ये आपको बता रहा था, मैं यहां पे था, इस स्लाइड पे था, इस स्लाइड को अब हटा ही देते हैं, ठीक है, मैं यहां पे था मेरे भाई, यहां पे था। हाँ, ये मात्रक और ये बीमा, अब साइलेंट नॉट इस सवाल में से पूछा जाता है, गुलाम के नियम के अंदर से घुस के पूछा जाता है, आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई, यहां से पूछा जाता है, तो इस चीज पे फोकस कर ले सबसे पहले कि अब साइलेंट नॉट का मात्रक और बीमा क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला क्या होता है मेरे भाई। तो भैया निर्वात के इसको वैद्युतशीलता कहते हैं, और इसका मात्रक कैसे निकाली, हमने आपको निकाल के लाइव दिखा दिया, क्योंकि बहुत बच्चे को डायमेंशन फार्मूला में प्रॉब्लम होती है। तो डायमेंशन फार्मूला के लिए मैं आपसे कहता हूं, इस 4 चीज को याद रखिए, पूरी फिजिक्स में काम देगा। लंबाई मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर जब भी दिया रहेगा आपको कैपिटल एल लिखना है। द्रव्यमान में किलोग्राम, ग्राम, जब भी कुछ ऐसा दिया रहेगा तो आपको एम लिखना है। मिलीग्राम कुछ भी दिया रहेगा कैपिटल एम ही बीमा होगा। छोटा मोटा पतला नाटा खोटा कैसा भी कैपिटल एल होगा। समय का हमेशा टी होगा, चाहे सेकंड में होगा चाहे घंटा में होगा, सभी लोग अटेंडेंस लगा देंगे। उसके बाद मेरे भाई धारा का मात्रक, धारा का हमेशा कैपिटल ए होगा। यहाँ पे भैया कुलाम का स्क्वायर है तो आवेश कुलाम का मात्रक होता है, तो आवेश का मात्रक जो होता है मेरे भाई वो कुलाम होता है, कुलम होता है, ठीक है, आराम से पढ़ो, क्या होता है मेरे भाई, कुलम होता है, धीरे धीरे पढ़ो, आराम से समझो, कुलम, वो मैं रिवाइज कराता रहा, स्पेस स्पीड थी, ठीक है। अब हमें समझना पड़ेगा Q इक्वल टू आई इंटू में टी होता है मेरे भाई, आवेश बराबर धारा गुणित समय होता है। तो यानी कि धारा का मात्रक एम्पियर यानी कि ए, और समय का मात्रक टी यानी कि कैपिटल में टी, ए इंटू टी यानी कि हाँ मेरे भाई क्या हो जाएगा, ए टी हो जाएगा। यहां पे यहां तक सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है। एटी आवेश का हो जाएगा मेरे भाई एटी, ठीक है। न्यूटन का बल हो जाएगा, देखो बल का मात्रक होता है मेरे भाई न्यूटन, अब यहां पे बता देते ना, ये सारे कंसेप्ट आपको बता देते। चलो, बल का मात्रक होता है न्यूटन, यानी कि मेरे भाई फोर्स, ठीक है, यानी कि बल का मतलब है मेरे भाई फोर्स, एक एक कंसेप्ट बता रहा हूं एकदम ब्रीफ करके। फोर्स बल का मात्रक होता है न्यूटन, यानी कि द्रव्यमान गुणते होता है मेरे भाई त्वरण होता है। द्रव्यमान के कैपिटल में एम हो जाएगा और इसका हो जाएगा मेरे भैया एल टी की माइनस में 2 हो जाएगा।
तो यहां से जो बल का जो आता है वो mlt की पावर में -2 आता है। ये आता है डायमेंशन फार्मूला बल का, ठीक है। मीटर का स्क्वायर है, तो मीटर का स्क्वायर का मतलब होता है मेरे भाई L का घात 2। मीटर की घात 3 होता तो L की घात 3 कर दे, चूंकि मीटर लंबाई में आती है तो इसका कैपिटल L हो जाएगा। बस इतना याद रखना, वो कॉन्सेप्ट है। ये इसका अलग अलग करके मैंने डायमेंशन फार्मूला लिखा दिया। अब अलग कर लेते हैं। ये हो जाएगा मेरे भैया a की घात स्क्वायर है, तो आवेश का मात्रक है कुलाम। कुलाम का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर t का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। चलो बढ़िया। इसका हो जाएगा m l t की घात -2, बढ़िया। बल का मात्रक हो गया, बढ़िया। m की घात 2 है मेरे भाई, तो l की घात मेरे भाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा। अब मेरे भाई ये हलवा बन जाएगी। अब हलवा खाने में काम देगा, नवरात्रि चल रहा है, ठीक है ना। चलो, और भी बच्चों को बता देना बाद में, अभी भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बेटा, ध्रुव बेटा ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, a की घात 2 और t की घात 2, ठीक है। अच्छा डाइवर्ट हो जाता है, रुकेंगे नहीं, ठीक है। देखो m है, l की घात 3 है, और t की घात में -2 है, ठीक है ना, ठीक है ना बाबू। तो ये ऊपर चला जाएगा, m की घात -1, l की घात में -3, और मेरे भाई a की घात 2 हो जाएगा और t की घात 4 हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा। m इनवर्स l की घात -3, t की a की घात 2 और t की घात 4 हो जाएगा, चूंकि ये ऊपर चला जाएगा। ये अब साइलेंट नॉट की बीम आ गई, यानी कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ इसका आ गया। क्लियर है क्या, देख लो सब कुछ ठीक है, कोई आगे पीछे तो नहीं हुआ है पावर, ठीक है बेटा कुहू, मैं समझ गया। हमको मतलब रुकना नहीं है, चाप के पढ़ाना है, ऐसा आपका कहना है ना। क्लियर है मेरे भाई। चलिए अब एक सवाल पे चलते हैं, अगर सबको ये क्लियर है बात। ये वाली स्लाइड, 2 स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से कोई ना कोई सवाल सटा के पूछ लिया जाता है। घायल वंस अगेन। अच्छा चलो रिपीट कर दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। रिपीट ईट एंड रिपीट। एक सवाल है बेटा, देखो इससे पूछा गया क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में लगातार पूछा जा गया है, तो बताते हैं आपको। चलिए देखिए, आइए कह रहा है क्या, परावैद्युतांक, परावैद्युता लिखा है, अब साइलेंट नॉट, जिसको परावैद्युतांक कहा जाता है, परावैद्युतांक बोला जाता है। ये पेपर का कोड है बेटा, 2023 में सवाल पूछा गया है, और ये 1 या 2 नंबर का पूछा जाता है। परावैद्युतांक रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की बात कर रहा है, इसकी बीमा। एग्जामिनेशन में सवाल पूछा गया, पीवाईक्यूज है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आपके पूछे गए हैं, वही पीवाईक्यूज में आपको कराता रहता हूं, है ना। अभी छोटे छोटे करा रहा हूं, फिर डीप में समझेंगे आराम आराम से। अच्छा नीलम बेटे आराम से समझाते हैं। बताओ, देख के भी गलती करते हो तुम लोग, नालायक कहीं के। 4 नंबर होगा, 5 नंबर ऑप्शन नहीं है, 5 नंबर ऑप्शन है, पोल करा दे। डाउट, डाउट इसमें कुछ है ही नहीं। स्लाइड नंबर 7 8 वीडियो रुक गई है, समझ। अच्छा वो वाला वीडियो रुका है, ठीक है, रिपीट कर दो। क्लास रुका क्यों था, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, है ना। जो क्लास रुक गई थी बीच में, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा बाबू, परेशान मत हो, ठीक है। यार ऐसे नहीं क्लास रुकनी चाहिए। जल्दी जल्दी जवाब दो भाई, जिसका जिसका सही रहेगा उसको आज हम लोग पार्ले जी देगा। सभी लोग अटेंडेंस लगा दें प्लीज खटाखट से, जब भी देखते हैं आप लोग, आप लोग की उपस्थिति मत जाइए। मैं कहाँ जा रहा हूँ, आधा से कम। हेलो सर मैम कैसे, बढ़िया, आप कैसे हो भैया, बढ़िया, क्लासेस चल रही बढ़िया। फोर्थ क्यों कह रहे हो, देखो आधी भीड़ भीड़ के पीछे भागती, गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। अरे यहीं पे अंगूठे का बटन होगा ना तुम्हारे स्क्रीन पर, वही दबा दो, हो गया। ऑप्शन गलत होगा तो हम चेक कर लेंगे। एम इनवर्स L3 होना चाहिए ना ऑप्शन में। यहां पे एक पांचवा ऑप्शन, देखो यही तो तुम्हारे अंदर कमी है भाई, यही तो दिक्कत है तुम लोग के अंदर। ना ये ऑप्शन सही है, ना ये ऑप्शन सही है, ना ये ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन सही हो सकता था, लेकिन इसमें गड़बड़ी आ गई। पूछो क्या, इसमें एम इनवर्स में नहीं है, किसी में एम इनवर्स में नहीं है, तो यहाँ पे एनओटी का दे,
एनओटी दबाना चाहिए, नन ऑफ द एबव। क्यों करते हो तुम लोग ऐसा? हमने आपको क्या बताया मेरे भैया, एम इनवर्स एल थ्री टी की पावर माइनस में थ्री। किधर गए भैया? ये क्या लिखा हुआ है? एम इनवर्स एल की पावर माइनस थ्री ए की पावर टू। इसको ऐसे भी याद करने का एक ट्रिक होता है मेरे भाई। हेड है। हेलो 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 मैम। क्लास में क्लेश में नहीं। क्लास में क्लेश में जाने। आप तो क्लेश में जाते हो। क्लास में आई हूँ प्रैक्टिकल देखने के लिए, सर अब कौन सा प्रैक्टिकल आज करने वाले हो? कल तो मुझे बहुत मजा आई थी। मैम आज आप तो गायब थे, तो कैसे करता? आ जाओ। आ गई, मैं इसीलिए तो आई हूँ। आज बच्चों को मैम ये है कि दो आवेश अगर रहते हैं तो उनके बीच में यही प्रैक्टिकल होता है। तो आज प्रैक्टिकल का बहुत छोटा सा पार्ट है कि अगर दोनों समान एक जैसे चार्ज होते हैं तो उनके बीच में फोर्स लगता है। जैसे ये मैम है, एक एक द्रव्यमान इनको मान सकते हैं, एक मैं हो गया। दोनों लोग कुछ दूरी पर इनके बीच में बल लगेगा, या तो हम दोनों लोग पटका पटकी करेंगे, है ना? तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है मेरे भाई। और अगर मैम का विचार और मेरा विचार मिल जाएगा तो वो कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? वो हो जाएगा कोलंबियन फोर्स हो जाएगा। यानी कि जब दोनों आवेश होते हैं, मैम चार्ज के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे आज लोग। हालांकि आप इधर कैसे आ गए आज? बस मैं आ गई आपकी क्लास में रेड मारने के लिए, मैं निकल रही थी। मेरे को सर ने बताया, सर बहुत परेशान हो गए मैम, क्लास में दिक्कत होगी। मैं चलती ना, बात करके आती हूँ क्या हो गया है। मैम पूछिए बच्चे से कैसा क्लास लग रहा है अभी? बच्चों को तो सुनाई नहीं दे रहा होगा। ये फंस गया। हाँ जी, क्या हाल चाल रसगुल्लो रसगुल्लियों? हाँ जी हाँ जी। तो कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? और क्या मजा आ रही है क्लास में कि नहीं? वो सर बोलते हैं ना मजा नहीं आ रहा है, तो मजा आ रहा है कि नहीं बताइए? ऐसे नहीं मैम, मजा नहीं आ रहा। मजा नहीं आ रहा। सब बढ़िया, गुड इवनिंग, राधे 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 राधे। हाँ जी, कोई ब्लॉक नहीं है बेटा, सबके कमेंट दिखाई दे रहे हैं। फालतू की स्पैमिंग ना किया करो, बकैती करते हो तुम लोग है। हाँ जी। मैम कल प्रैक्टिकल का पार्ट है, तो कल आप जरूर आइएगा फिर से। चले चले, कल प्रैक्टिकल होगा तो सर ने कहा है कि कल आप आ जाइएगा मैम, कल प्रैक्टिकल फिर से करेंगे हम लोग लाइव क्लास में ना। चलो थैंक यू सर, बच्चे मेरी तारीफ कर रहे हैं मैम, आप बहुत क्यूट हो। देख लो सर, मैम लोग का क्रेज हमारे होता बच्चे है। बहुत cute हैं। हाँ बच्चे अच्छे तो यही हैं। है सब कुछ। आ गया आ गया। बच्चे रोने लगे। चलिए चलिए सर, आप पढ़ाइए है ना, सर आप पढ़ाइए, मिलती हूँ फिर, मैं चलती हूँ है ना। हाँ हाँ जी, हाँ जी मैम। बाय 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 रसगुल्लो मैम, बाय बाय कर रहे हैं। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच बाय। पधारने के लिए, धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे। हाँ तो दे दीजिए दे दीजिए, गर्मी ज़्यादा है। गाइस समझ आया? फिर ये समझ आ गया होगा क्योंकि हमने यहाँ पे आपको ये कंसेप्ट बता दिया कि डायमेंशन फार्मूले को किससे डिनोट करते हैं। थैंक यू सो मच मैम। 2 गिलास? हाँ दोनों आपके लिए। ठीक है भाई। ये वो लस्सी है, ठंडा ठंडी वाला कि गर्मी वाला लस्सी है? ठंड वाली लस्सी। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। देखिए ऐसे ही सेवा होता रहना चाहिए। बेटा मैम गई, अब कमेंट नहीं पढ़ेंगे, अब तुम लोग पढ़ लो, ठीक है? अबू जैद नालायक चुट्टा कहीं सा, थोड़ा सुधर जाओ, है ना? मत हो बेटा, क्यों हो जाते हो? होना ही नहीं चाहिए। सर मैं ब्लॉक हूं नहीं भैया, क्लियर है? इतनी लाइन बताने के बावजूद भी क्वेश्चन में गलतियां क्यों हो जाती है भाई? भाई आए, क्यों गलतियां करते हो तुम लोग? इतना प्रेम से बताया। चलो इसका बताओ, इसका मात्रक बताओ गाइस। परावैद्युतांक का मात्रक कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बताओ, पोल करा दूं? पोल चल रहा है, आपके पास 30 सेकंड टाइम है। परावैद्युतांक या परावैद्युता जिसे आप कहते हैं का यसाई मात्रक होता है, बताइए। ठीक है, चले आगे। थैंक यू बेटा। जो अच्छा होता है उसको सब अच्छा लगता है, उसको सारी अच्छाइयां दिखती हैं, ठीक है? चले गाइस, चलिए। तो टाइम इज ओवर, और देखता हूं कि पहले मैं बता देता हूं फिर ऑप्शन क्लिक कर देता हूं। मैंने आपको बताया ना कि एफ इक्वल टू, प्रैक्टिस कर लीजिए, 1/4 में 4 पाई अब साइलेंट नॉट,
Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर होता है मेरे भाई। इसका मात्रक चाहिए इसका, इसको इधर ले जाइए। अब साइन नॉट 1/4 पाई, और 4 पाई क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4 पाई F हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए Q1 Q2 है, ठीक है। तो ये कूलाम का स्क्वायर, बल का मात्रक न्यूटन, और इसका मीटर का स्क्वायर। कूलाम का स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर, ठीक है। कूलाम का स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर, कूलम का स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर, ये होगा पहला ऑप्शन। फोर्थ क्यों कह रहे हो? अरे यार इतनी गलतियां भी मत करो यार तुम लोग, इतनी भी गलतियां मत करो कि मैं बाण चला दूं तुम लोग के ऊपर। आए क्या चाहते हो, बवाल कर दे तुम लोग के जिंदगी पे? मात्रक बीमा में गलतियां कर रहे हो तुम लोग, और क्या कहो गाइस। विवेक भाई पढ़ते रहो, हम जिंदा, कोई टेंशन नहीं है ना। तो कूलाम का स्क्वायर पहला है, मतलब यहाँ पे देख लेते हैं रिजल्ट। यार इतनी गलतियां क्यों कर रहे हो? अनमोल प्रताप सिंह ने 2 सेकंड में दिया। शिवम पाठक, सॉरी भाई पाठक। हमको भी जैसे लोग पांडे पांडे ने कभी पाड़े पाड़े कहने लगते हैं, ठीक है। यशवंत, अरे भाई यशवंत तुम्हारे पास कितना टाइम है, तुम्हारा ट्रेन छूटी जा रही है, तुम्हारा कोर्स कंप्लीट होगा, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो भैया, ठीक है। हाँ जी, सिस्टर है हमारी जी, बी लेट बी से, थैंक यू बेटा। सूरज गडेरिया, अक्षिता जैन, विश्वास पांडे, इसको पांडे कह सकते हैं, प्राची सिंह, मानवी तिवारी, अंश वर्मा, ऋषु। बेटा देखो, अब जो बच्चे का अच्छा रिजल्ट आएगा पोल लगाएंगे, क्वेश्चन कराएंगे, और ऐसे ही पढ़ाएंगे आराम आराम से। इसमें बेटा टाइम की जरूरत नहीं है। आप ऐसा प्लीज कमेंट मत करिए, है ना। अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर दीजिए, हम उसका रिप्लाई कर देंगे, बराबर बात है। चलिए बाबू, कूलम के नियम के बारे में इतनी चीजें सही आप समझ गए होंगे, जहां तक मुझे लगता है कि आपको चीजें समझ आ गई होंगी। तो यहां तक मात्रक बीमा हम लोगों ने निकाल लिया। कूलाम के नियम का कभी कभी आपसे पूछा जाता है, कूलाम के नियम की सीमाएं तथा सदिश रूप, ठीक है। ये कोई नहीं बताता, आप देखेंगे तो लोग स्लाइड चेंज करके चल देंगे। सीमाएं यानी कि लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ की सीमा है। देखो एक चीज ये समझो, कूलम का जो नियम है मेरे भाई, पहली सीमा कहती है कि कूलम का नियम, कूलम का नियम सिर्फ बिंदु आवेश के लिए सत्य है, ठीक है। कूलम का नियम, कूलम का नियम केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है, के लिए कूलम का नियम केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य। इसका मतलब सर समझा दीजिए, बिंदु आवेश के लिए सत्य है। ये दिख रहा है सबको, विजिबल है? कूलम का नियम केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है, इसका क्या मतलब है, इन करेंगे वो, ठीक है। जैसे इस एग्जाम्पल के तौर पे आवेश को आप कई ज्यादा तरीके से देखोगे फिजिक्स में। मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं, है ना, क्योंकि कंसेप्ट जितना इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे भाई, उतना ज्यादा आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। एक होता है मेरे भैया, आपको आवेश के बारे में बता दे, बिंदु आवेश होता है, एक स्रोत आवेश होता है। आवेश को आप देखेंगे, बिंदु आवेश समझेंगे, पॉइंट चार्ज समझेंगे, है ना, स्रोत आवेश समझेंगे, है ना, और परीक्षण आवेश समझेंगे। ये तीन चीजें आपको आपके पीछा नहीं छोड़ेंगी पूरे फिजिक्स के, जब तक आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो। आवेश से रिलेटेड, चार्ज से रिलेटेड जितना भी चैप्टर्स आप पढ़ोगे उनमें ये चीजें आएंगी। पॉइंट चार्ज, सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज और बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज जो होता है मेरे भाई, पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज एक ही बात है। सोर्स चार्ज क्या होता है, स्रोत आवेश। स्रोत आवेश का मतलब क्या होता है, जब कोई भी आवेश को स्रोत आवेश आप बोल सकते हैं। कोई आवेश अगर सिर्फ लिखा है जिसका मतलब स्रोत आवेश है, जहां पे उसका क्षेत्र ज्यादा होता है। बिंदु आवेश का मतलब बहुत छोटा पॉइंट है। ये देखो, ये बुक्का, ये बुक्का क्या है, बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज, है ना, जिस पर कोई अन्य आवेश का कोई ताकत उतना
समझना है, क्योंकि वो जैसे कोई मोटा तगड़ा आदमी, उसके सामने कोई डंडा वाला आदमी आ जाए तो उसको फर्क नहीं पड़ता, है ना। हाथी चली जाते, चींटी रेंगते रखते हैं, ये तो अलग बात है। अब मेरे भाई, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई, उस पर थोड़ा हम लोग ध्यान देंगे। टाटा गाइस। आ रहा है, गिव कर दिए क्या? कार्तिक का नहीं बेटा, क्या हो गया? क्या गिव कर दिए? नहीं 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 बेटा, कार्तिक बेटा आएगा ना, थोड़ा सब्र रखो, पेशेंस। सत्यम सिंह, थोड़ा धैर्य रखो, धैर्य रखो। कहते हैं ना, न कंचित शाश्वतम, जितना भी कुछ भी स्थायी नहीं है। अभी आपको थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, आपको सब समझ आने लगेगा थोड़ा थोड़ा। गुलाम की परिभाषा बताया तो यशवंत जी, कि किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के बीच के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम होता है। ठीक है। हाँ बेटा, अबू जैद एकदम बेसिक से ही तो पढ़ा रहे हैं। ये देखो, ये रहा सीमाएं, लिमिटेशंस इसके हैं। और देखो, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमने आपको यहाँ पे बता दिया। अब आपकी ये लगातार डिमांड्स है, आप कमेंट कर दीजिएगा। आपकी लगातार डिमांड्स है कि सर हमको, कमेंट कर दिया जिन जिन बच्चों की डिमांड है कि सर हमको पॉइंट चार्ट पढ़ा दीजिए, हमको बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथ, बेसिक यूनिट कन्वर्जन पढ़ा दीजिए, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उनको पढ़ा दीजिए, ऐसा आप चाहते हैं ना। आज विनोद नहीं आया, देख रहे हो विनोद? समझ गए तुम लोग, समझ गए हर्ष भाई, आए हैं, आए होंगे, देख रहे होंगे। उसके बाद परिभाषा लिख दिया करिए, देखने से आधा टॉपिक पहले ही अच्छे से समझ आ जाता। अच्छा बेटा, ठीक है, ठीक है, फ्री क्लासेस चलाऊंगा, ठीक है सर। 11 टॉप कर दी इस साल, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। भाई, एक मिनट बेटा वेट कर लीजिए प्लीज, थोड़ा सा वो चली गई, लाइट चली गई, चल रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है। एक मिनट बेटा, देखो आवाज आ रही है क्या बच्चों को? अब म्यूट है? लाइट। हेलो 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 हेलो, आ रही है क्या आवाज, आ रही है सबको? हाँ बेटा, बेसिक से पढ़ाएंगे। हेलो हेलो।
सॉरी 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 प्यारे बच्चों, थोड़ी सी लाइट वो पता नहीं क्या ना, ऑटो कट पे चला गया, कुछ चीजें दिक्कत आ रही। नहीं बेटा, आप ब्लॉक नहीं हो। वॉइस आ रही है अभी सबको? वॉइस आ रही है क्या? वॉइस आ रही है? हेलो? आ रही, आ रही, आ रही आवाज, आवाज आ रही है। बेटा ये थोड़ा सा बोर्ड बंद हो गया, थोड़ा सा प्लीज धैर्य रखें। सर मेरा फेस आपसे मिलता है, बहुत अच्छा कराती भाई। ठीक है, आना, गले भी मिल लेंगे। अरे बस बेटवा ये चालू हो जाए, अब हम कंप्यूटर तो नहीं बन जाएंगे ना मेरे भाई, हम कंप्यूटर तो नहीं बन जाएंगे। हाँ आवाज आ रही, आवाज आ रही मुझे। सर अरे सर आज का टॉपिक कैसे, अरे बेटा पहाड़ी बेटा मैं हूं ना, मैं खड़ा हूं, मैं ना कंप्लीट करूंगा, मैं कंप्लीट करके जाऊंगा। सर डाउट भी देख लिया करिए प्लीज बेटा, यही तो मैं कहता हूँ, आप ना अलवा पलवा कमेंट करने से अच्छा है आप लोग कमेंट किया करिए, कोई समस्या रहती है फिजिक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम पूछ लिया करिए। बाकी आप ये मत परेशान हुई कि आपको नोट्स कैसे मिलेगा, आपको बेसिक से चीजें हैं प्रॉब्लम, तो बेसिक की क्लास हम लगा देंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहें, है ना, उसके लिए मत परेशान होया करिए। ठीक है, अब ये खुलने वाला है बेटा, अब देखो रिस्टोर हो जाएगा तो ठीक है। ओ ओ ओ, ये पहुंचने वाला है बेटा, हाँ रिस्टोर करने दिए। हो गया, हो गया। चलिए गाइस, यस वी आर लाइव नाउ, और हमारे पास एक ही स्लाइड बचा है क्या? चल गया स्टोर हो गया। चलो गाइस, हम लोग यहाँ पे थे यार, कि कुलम्स का लॉ जो होता है, जो कुलम लॉ दो आवेशों के बीच हमेशा लगता है, और कुलम के लॉ के बारे में हमने चर्चा किया था, कि आपको सब बताएंगे आराम से, बेसिक कोई बेसिक ही है बिल्कुल मेरे भाई। हम क्या निकाल रहे हैं, दो आवेशों के बीच बल। कुलम ने क्या बताया था मेरे भाई, ध्यान से समझो, दो आवेशों के बीच बल, क्या कुलम ने बताया था, दो आवेशों के बीच बल। दो आवेशों के बीच बल, दो आवेशों के बीच बल लगता है। अब दो आवेशों के बीच जो बल लगता है, फोर्स लगता है मेरे भाई, वो कैसे लगता है? अब कैसे लगता है ये हमने आपको बता दिया, कितना लगेगा, कैसे लगेगा, क्यों लगेगा, हमने बता दिया। अब उसकी लिमिटेशंस यानी कि सीमाएं, कहां पे कूलाम का बल नहीं लगेगा, ये हम लिमिटेशन सीमाएं कभी कभी लिखने के लिए पूछा जा सकता है। तो हमने आपको बताया कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है। यहां पे कंसेप्ट छोटा सा आया, जिसको आपको याद रखना है, नोट कॉपी में लिखना है, कि आवेश पूरे फिजिक्स में आप तीन तरीके से पढ़ेंगे। एक बिंदु आवेश पढ़ेंगे जो पॉइंट चार्ज एकदम बुक्का जैसा होता है, उसे कहते हैं स्रोत आवेश। किसी भी आवेश को आप स्रोत आवेश कह सकते हैं, जहां पे वो किसी, हाँ बेसिक से बेसिक की क्लास पढ़ा देंगे, वो दो क्लास ले लेंगे बेसिक की, ठीक है। सर आपके हाँ अप्रैल फूल हो रहा है ये, हमको अप्रैल फूल बना रहा है ये, ठीक है। और एक होता है बेटा परीक्षण आवेश, और परीक्षण और बिंदु आवेश एक ही होता है, जिसमें हम बहुत कम और सूक्ष्म परिमाण के आवेश को लेते हैं, उसे मेरे भाई कहते हैं परीक्षण आवेश, ठीक है। तो ये आवेश तीन तरीके से आप पढ़ेंगे। तो आवेश जो होता है, मतलब बहुत बड़े आवेश के लिए, ज्यादा बड़ा आवेश के लिए कूलाम का फोर्स नहीं काम करता, कूलाम नहीं काम करते भाई साहब हमारे। उसके बाद मेरे भाई दूसरा इसमें लिख सकते हैं हम लोग, कूलम का नियम, कूलम का नियम केवल स्थिर आवेश के लिए सत्य है। कूलम का नियम केवल स्थिर आवेश के लिए सत्य है, यानी कि रेस चार्ज। और वैसे भी यार मैं आपको सही बताऊं, हम लोग पूरा चैप्टर में स्थिर आवेश ही तो पढ़ रहे हैं, स्थिर आवेश के बारे में तो अध्ययन कर रहे हैं, ये कूलम का नियम का है। अच्छा, जो आपको बेसिक नीड है ना, जो क्लास 12th फिजिक्स पढ़ने से पहले आपको जरूरत है ना, उसके लिए हम क्लास लगा लेंगे भाई बाप, शांति रखिए, हम उसको पढ़ा देंगे। ठीक है बेटा, उसको हम दिखवा रहे हैं, वो टीम लगातार देख रही है, उसको सही कर देगी, थोड़ा सब्र रख लो। चले, अरे यार ये
बाकी का स्लाइड कहाँ गया? हेलो, यार ये रिस्टोर तो हुआ, कहाँ चला गया ये लड़का? आज दिन ही ऐसे ही है। बाकी स्लाइड वो दिख रहा है ग्रीन। ठीक है, एक ब्लैंक स्लाइड दो। प्लस करने पर वो आ रहा है ना, ग्रीन आ रहा है। ठीक है, अब मेरे भाई गुलाम के नियम की सीमाएं हमने पढ़ ली। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चलो कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी ऐसे प्राकृतिक आपदाएं आपके साथ भी हो सकती हैं। आज का दिन खराब है सर। एक लड़का कह रहा है आज का दिन ही खराब है, क्या ही किया जाए। हम्म, चलो भाई कोई बात नहीं, सॉरी बेटा, मैं माफी चाहता हूँ आज पूरी टीम की तरफ से के लिए। हाँ पढ़ा देंगे भैया, आज का सच में कह रहा हूँ दिन खराब है। रुको 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 रुको, मैं कुछ करता हूँ। ये रहा ना, राम किशन जी भाई, ये पीपीटी फिर से लगाओ तो। पीपीटी बताओ, क्या इसमें लगा दूं? कहाँ पे है, कहाँ पे पीपीटी? डाउनलोड की थी आपने? लगाइए, लगाइए, तब तक हम बच्चों से बात कर रहे थे, लगाइए। हाय गाइस, थैंक यू बेटा। आज का दिन थोड़ा खराब है लेकिन सब हो जाएगा। सर वीडियो कॉल पर से क्यों भागे? प्रशांत सिंह, हाँ बेटा, गरीब आदमी के पास ऐसे ही फोन होता है। नहीं बेटा, मैं माफी चाहूंगा आज, मतलब क्या कर सकते हैं, हो गया क्या? अच्छा बेटा, ध्रुव बेटा, मैं उसको सही करा दूंगा। मैं एक्सट्रीमली दिल से सॉरी बोलता हूँ बेटा। मैं इसका भी इंजीनियर बनूंगा। अब मैं कभी कोई चीज खराब होगा तो मैं तुरंत ऐसे लाइव चला जाऊंगा। अच्छा अजय भाई, मैं तो लस्सी पी रहा हूँ। आप भी टीचर बन जाओ, आपको भी लस्सी मिलेगी, ठीक है? ठीक है भैया, सही करा देंगे, चलो। होप सो कि क्लियर हुआ होगा। तो हमने आवेश के बारे में और आवेश के बीच में जो बल लगता है उस बल के बारे में कूलम ने बताया था। तो आवेश से कूलम ने बताया था, उस कूलम फोर्स जो लगता है उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब क्या गड़बड़? गड़बड़ नहीं है बेटा, वो पता है ना, वो पीडीएफ ही उड़ गई जो हम पढ़ा रहे थे। अब हम वही पीडीएफ दूसरी लगवा रहे हैं, पीडीएफ लगाया दूसरी। ये पीपीटी लग रही, बस हो जाएगा। अप्रैल का, चलो अप्रैल फूल बन गया। चलो आ जाओ बाबू, हम लोग यहाँ पे थे, तो यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके थे। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है? चलिए, कूलाम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, हेडिंग डालेंगे कूलम का नियम में सदिश रूप, सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम के नियम का सदिश रूप। ठीक है, सदिश रूप कैसे लिखेंगे? देखो, पहले तो छोटा सा कंसेप्ट सीख लो। सदिश अदिश आता नहीं होगा तुम लोग को, क्योंकि बेसिक थोड़ा कमजोर है, लेकिन मैंने प्रॉमिस करा था कंसेप्ट आएगा तो हम तो बताएंगे, हमारी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है? अब उजैद भाई, अभी तो पिक्चर बाकी है, टेंशन मतलब बाप, आ जाओ। लिमिटेशन ऑफ कूलम लॉ समझ आ गया? सर फ्री क्लास कर दीजिए, अच्छा ठीक है, क्लासेस आते रहेंगे, ठीक है, परेशान मत हो। क्या हो गया भैया अबू जैद भाई, ईद मना लिया? अब दिक्कत नहीं है, अब तो चल रहा है ना, अब दिक्कत नहीं है।
ये कॉन्सेप्ट है मेरे भाई सदिश का, सदिश रूप का, सदिश वेक्टर। सदिश राशि किसे कहते हैं? जिसके पास डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है, जिसके पास दिशा हो, डायरेक्शन हो, और जिसके पास परिमाण हो, वो राशि सदिश राशि। दिशा और परिमाण बहुत जल्द आएगा, ठीक है? ठीक है बेटा, ध्रुव करवा देंगे, ठीक है? सदिश रूप, दिशा परिमाण का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि मैं हूं और मैं 5 किलोमीटर उत्तर की दिशा में जा रहा हूं मेरे भाई, 5 किलोमीटर मैं उत्तर की दिशा में जा रहा हूं, तो एक दिशा है, वो परिमाण है कि मुझे 5 किलोमीटर जाना है और नॉर्थ की डायरेक्शन में जाना है। तो जो ऐसी राशियां, वे सभी राशियां जो जिसके पास दिशा होती है, जैसे वेग हो गया आपका, वेग कैसी राशि है? आपकी सदिश राशि है, ठीक है? उसे हम सदिश राशि कहते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे समझते हैं सदिश राशियों में ये कंसेप्ट, कूलाम के नियम का सदिश रूप आपके एग्जामिनेशन में आता है। इस वजह से पहले, इसके सीखने से पहले आपको दिशा यानी कि वेक्टर आपने पढ़ा नहीं होगा क्लास 11 में। ये क्लास 11 का बेसिक क्लास, मतलब बेसिक है, जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको बीच में ही बता दे रहा हूं। अच्छा, समझने वाली जो बात है, जो मजे वाली बात है, कि सदिश रूप लिखने के लिए आपको एक आना चाहिए लंब कोणीय एकक सदिश। नहीं भी आता तो मैं आपको बता देता हूं। किसी भी भौतिक राशि में लंब कोणीय एकक सदिश कहते हैं। अगर यहां पे लिख दिया आपने आर कैप, यानी कि उसी की दिशा में वेक्टर कैप, इसे बोलते हैं कैप, आर कैप लिखा हुआ है, तो आपको उस वेक्टर को लिखना, अरे यार कहां भाग गया, आर कैप जैसे लिखा हुआ है, तो आप लिखेंगे आर वेक्टर और इसी के परिमाण से आप लोग भाग दे देंगे, तो उसका दिशा निकल आता है। इसे कहते हैं बेटा यूनिट वेक्टर, इसे बोलते हैं मेरे भाई यूनिट वेक्टर, यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में एकांक सदिश बोलते हैं। अब आप कहोगे सर इसमें सदिश रूप में कूलाम के नियम इसकी क्या जरूरत, तो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास दो आवेश है, एक Q1 आवेश है और एक हमारे पास Q2 आवेश है, ठीक है? जब आप डिस्टेंस इधर से इधर की तरफ मापेंगे तो ये आवेश इस पर बल लगाएगा इस दिशा में, यानी कि इस डिस्टेंस को लिखेंगे 1 and 2, पहले से दूसरे की दिशा में लगने वाला बल r दूरी पर, R12 लिखते हैं, ऐसे कॉपी में देखने को मिलता है, ठीक है? वो अभी आपको बता देते हैं, ठीक है? और जब आप इधर से किसी भी बल को मापते हैं तो यहां पर जैसे आप लिखेंगे तो F लिखेंगे, F12 लिखेंगे। अगर आप दूरी यहां से आके इधर की तरफ मापेंगे तो आप इसी चीज को लिखेंगे R21, 2 से 1 की तरफ जा रहे हैं, अगर इधर जाएंगे तो आप लिखेंगे R21, फिर बल लगेंगे इधर की दिशा में, ऐसा। फिर से समझिए, फिर से समझाता हूं। तो हमें यही देखना है कि कूलाम के नियम का जो सदिश रूप होता है वो कैसे काम करता है। दो आवेश हैं, अगर r दूरी पर रखे तो दोनों के बीच में बल लगेगा। लेकिन अगर हम वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे, दो आवेश हैं, अगर हम इधर से दूरी मापेंगे तो r से, ये जो वो 12 नहीं लिखा है, ये पहले आवेश से दूसरे आवेश के बीच की दूरी है। फिर अगर हम इधर जाएंगे मेरे भाई तो इधर से इधर की दूरी मापेंगे, ठीक है गाइस? चलो, अब हम जो बात करते हैं कि अगर आपको किसी भी फार्मूले का, जैसे इसका एक्चुअल नॉर्मल फार्मूला होता है, वो होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और बटे आप लिखते हो R का स्क्वायर, यही लिखते हो आप। ये फार्मूला होता है कूलम्स लॉ का। पहले बात समझिए, अगर आपको किसी भी भौतिक राशि में, किसी भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, किसी फार्मूले का वेक्टर फॉर्म लिखना है, अब इसी का आपको सदिश फॉर्म लिखना है, तो आपको एक ट्रिक बताता हूं। आप पहले लिखेंगे F वेक्टर लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बात करूंगा अगर मैं, तो कोई नहीं। सहजादी बोलो बेटा, यही बता दो, सहजादी, ठीक है? यार डाउट चेक कर लीजिए, डाउट चेक कर लीजिए बेटा, पढ़ाने भी तो डाउट वाला उड़ गया, सकता नहीं इसमें से, ऐसे बोल दो, ठीक है? अब देखिए, उसके लिए सदिश के लिए आपको बस हमेशा उसमें यूनिट वेक्टर से भाग दे देना है। इसे मेरे भाई बोलते हैं यूनिट वेक्टर या फिर लंब कोणीय एकक सदिश बोलते हैं। यानी कि मान लीजिए कि आप इस दिशा में जा रहे हैं, x अक्ष की दिशा में, डायरेक्शन तीन तरीके से हो सकते हैं, ये x अक्ष हो सकता है, x एक्सिस हो सकता है, y अक्ष हो सकता है, y एक्सिस हो सकता है, y अक्ष हो सकता है, z ऐसे हो सकता है, आपकी साइड हो सकता है, लेकिन ऐसे हो के ना हम लोग ऐसे लेते हैं, इसे हमने z अक्ष बोल दिया, z एक्सिस बोल दिया। ध्यान से देखते रहिए, मैं आपको सब बता देता हूं, ठीक है? ये x और y एक दूसरे के लंबवत है, ठीक है? y और x के एक दूसरे के लंबवत है। x और z चूंकि ये ऐसे है, जैसे मान लो ये ऐसे है, ये x है और ये z वाला पोर्शन है। अब ये वाला पोर्शन तो हम बना नहीं सकते, वो y z है, लेकिन ये एक दूसरे से लंबवत है, यानी कि ये, अगर मेरा हाथ देखो, ये अगर y है और ये z है, z जो आपके तरफ बनाया था इसको हमने इधर बनाया, ये भी तो एक दूसरे के लंबवत है, ये भी तो एक दूसरे के लंबवत है, यानी कि तीनों एक दूसरे के लंबवत है, इसलिए हम इसे कहते हैं लंब कोणीय एकक सदिश।
यानी कि अगर आपको कोई भी वेक्टर दिया रहे, उस वेक्टर को लिखना है, उसका वेक्टर लिखना है फॉर्म, और उसके परिमाण से आपको भाग दे देना है, तब हम उसका सदिश रूप निकाल सकते हैं, उसका वेक्टर फॉर्म निकाल लेते हैं। ये तरीका होता है, समझ गए राज राघव? हाँ, तीनों परपेंडिकुलर है, हमेशा इस बात को याद रखिएगा। अब फिजिक्स की भाषा में कभी भी आपको R12 दिया रहेगा, परिमाण में दिया रहेगा अगर, या फिर R21 दिया रहेगा, या फिर सिर्फ वेक्टर R दिया रहेगा, आपको ध्यान से देखिएगा, या फिर सिर्फ आपको वेक्टर R दिया रहेगा, या फिर सिर्फ आपको R गिवन रहे, इन सब का मतलब एक ही है, सेम, सिर्फ 19-20 का फर्क है, ठीक है? परिभाषा के साथ भी पढ़ा रहा हूं मेरे भाई, जहां बिटिया परिभाषा की जरूरत होगी वहां पे हम परिभाषा पढ़ा देंगे। हम लिख रहे हैं सदिश रूप, यानी कि फार्मूला लिख रहे हैं, वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं, तो उसमें परिभाषा कहां से लाए? ठीक है बेटा, ध्रुव बेटा, हम भाई ध्रुव का नाम नोट कर लो, उसको अनब्लॉक करा देना, ठीक है? बोल दिया, हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, यानी कि अगर आपको परिमाण R वेक्टर दिया है, या फिर ऐसे दिया 21 दिया है, 12 का मतलब है बेटा मेरे भाई, अगर दूरी आप इधर से इधर की तरफ माप रहे हैं तो आप लिखेंगे R12, अगर डिस्टेंस आप इधर से इधर माप रहे हैं तो इधर लिखेंगे, ठीक है? बल इधर की दिशा में लग रहा है। अब हम इसी बल के बारे में बात कर रहे हैं, 1 to 19 का फर्क है। अच्छा, फर्क 19 का है। अच्छा, जब मैंने कह रहा हूं यहाँ कि एक ही बात है, तो क्यों नालायक कह रहा है कि एक ही है? और मैं बिल्कुल सिंपल कर रहा हूं ना। हाँ बेटा, सत्यकेश मिश्रा, हो सकता है इस वाले कॉन्सेप्ट में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो, वेक्टर पढ़ने में, इसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो। आइए मैं बताता हूं। आइए मैं बताता हूं आपको, दिक्कत नहीं होगी भाई। मैं समझाऊंगा ना, मेरे पास काम ही क्या है तुम लोग के समझाने के अलावा, ठीक है? आइए समझाऊंगा ना तुम लोग को, आओ देखो, सदिश नहीं पढ़े हो फिर भी समझ आएगा। देखो, फार्मूला एकदम सिंपल है। अगर मान लीजिए कोई वेक्टर ए आपने लिखा है, आपने कहा कि यक्स अक्ष की दिशा में आपने चला आई कैप, हमेशा यक्स अक्ष की दिशा में आप कुछ भी मेजर करते हैं लिखते हैं आई कैप, वाई की दिशा में जे कैप, और जेड अक्ष की दिशा में जेड कैप लिखते हैं आप, ऐसा, ठीक है? और आपने कहा वाई अक्ष की दिशा में आपने लिखा, मान लीजिए ऐसा, वाई जे कैप, ठीक है? और जेड के कैप, इसके लिए हम एक अलग वीडियो बना देंगे, लेकिन यहाँ पे आपको समझाना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर ए लिखा है, और यहाँ पे हमने कर दिया 3 आई कैप, मान लीजिए यहाँ पे आपके हिसाब से 2 ले लें, 2 जे कैप, बस देखते चलो आराम से, और प्लस हमने लिख दिया के कैप, कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। अगर इस सदिश का, ये लिखा है सदिश फॉर्म, ये क्या लिखा हुआ है मेरे भाई? ये लिखा हुआ है सदिश फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ये किसी भी भौतिक राशि का सदिश रूप लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या पता है? आपने एक्स अक्ष की दिशा में 3 यूनिट चला है, 3 इकाई आपने चला है, जे की दिशा, जेड अक्ष की दिशा, वाई अक्ष की दिशा में आपने 2 इकाई चला है, के की दिशा में आपने 1 इकाई चला है। इसका ये सेंस बनता है, इसका ये मतलब बनता है, ठीक है? अब इतना तो समझ में आ रहा होगा तुम लोग को, ठीक है? इतनी बातें तो समझ आ रही होंगी, यानी कि दिशा तो समझ रहे होगे। अपने घर का कोना पकड़ लो, कोने पे जाओ, ये वाला ऊपर वाला दीवार, ये साइड वाला दीवार, ये साइड वाला दीवार, इतना तो देखे ही होगे। बस सिंपल चीज है। एक्स अक्ष की दिशा में अगर आपने 2 इकाई चली है, वाई के 2, और जेड की दिशा में आपने के चला है, तो इसको लिखने का सदिश रूप ये हो सकता है। अगर इसका परिमाण निकालना हो, क्योंकि दिशा के साथ साथ परिमाण जरूरी है, तो परिमाण के लिए आप क्या करोगे? किस्मत खराब है बेटा। अबू जैद बेटा, अब ये तो खत्म हो गया, क्या करो? अंशिका बेटा, सॉरी बेटा, सॉरी। अरमान खान, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, रोज ऐसा नहीं होगा, परेशान मत हो, सॉरी सॉरी, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आपसे इस क्लास के लिए, क्लास आपकी खराब हुई, इसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रियांशी बेटा, सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी, दिन खराब ही है आज का। मिशन डॉक्टर कभी नहीं पढ़ा पाएंगे बेटा, सब बालक हैं, कभी नहीं पढ़ा पाएंगे।
ये मशीन क्या चीज़ है बेटा, व्हाइट बोर्ड टांग दूं पढ़ा दूं तो पूरे से प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, आप सभी से बहुत माफ़ी चाहूँगा इस क्लास के लिए, और एक्सट्रीमली सॉरी, आज की क्लास थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा टेक्निकल इशू आई लास्ट में, लेकिन मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा आप परेशान नहीं होंगे। इस क्लास को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, है ना। और जहाँ तक भी हमने पढ़ाया है आपको, ठीक है, और सभी को आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, बस जितना पढ़ाया हूँ इसमें एक काम करिएगा, कूलाम के नियम का सदिश रूप वाला पोर्शन बचा हुआ है, ठीक है, कूलाम के नियम का सदिश रूप बचा हुआ है, सिर्फ उतना ही बचा हुआ है, उसको हम कर देंगे, ठीक है। हाँ बेटा, परेशान नहीं होंगे, ठीक है। बस ये है कि बाकी की चीज़ें आपको क्लियर थी, कूलाम का नियम, कूलाम के नियम की सीमाएं, ये सारी चीज़ें क्लियर थी, है ना। अब क्लास नहीं होगी बेटा, क्योंकि अब क्लास लेने का मूड हो गया है बिल्कुल, ठीक है। तो अगर कोई दिक्कत होगी तो बेटा वो कमेंट सेक्शन में बताइए, बाकी जितना पढ़ा है वो तो क्लियर था, वहां तक तो क्लियर था, गुलाम के नियम की सिर्फ सीमाएं तक आपको क्लियर होंगी। गुलाम के नियम का हमने डेरिवेशन बता दिया, फार्मूला बताया, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बीमा बता दिया, ठीक है। चलिए, यहां तक हमने आपको बता दिया, छोड़ दो यार, छोड़ दो, छोड़ दो, कुछ मत करो, छोड़ दो, ठीक है, ठीक है, यहां तक हो गया था। एक ब्लैंक स्लाइड लगा दो सर, बीटेक प्लीज एक्सचेंज कर दीजिए इसको थोड़ा बेटा, ये स्टूडियो को ही चेंज कर देंगे, परेशान मत हो, कल से इस स्टूडियो से क्लास कभी नहीं जाएगी, परमानेंटली सस्पेंडेड, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लास क्लियर हुई होगी, बाकी की चीज़ें क्लियर हुई होंगी, है ना। तो आज की जो असुविधा हुई उसके लिए बहुत माफ़ी चाहूँगा, है ना। मैंने आपको आज ये सब बता दिया है, ठीक है, तो याद रखिएगा, आई होप कि क्लियर हो जाएगा। तो भैया बस हमने आपको कूलाम के नियम तक, आपको कूलाम का नियम तक बता दिया है, कूलम का नियम हमने आपको बता दिया है, ठीक है, कूलाम का नियम बता दिया, इसकी सीमाएं बता दिया, और इसका सिर्फ और सिर्फ बाकी रह गया मेरे भाई सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म, है ना, सदिश रूप। तो परेशान मत होइए, अगर आप सभी को बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स चाहिए कि सर बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए, तो आप डालेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट सर प्लीज, लव यू लिख दीजिएगा कमेंट में, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लास चाहिए कमेंट कर दिए, मैं ले जा दूंगा, ठीक है। की क्लास, ये क्लास जरूरी है आपके लिए फिजिक्स की, जो ट्वेल्थ में बच्चे बहुत परेशान हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें डायरेक्ट आती हैं तो आप परेशान हो जाती है, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आज के लिए मैं इतना ही रखना चाहूँगा, ठीक है, थैंक यू सो मच, वरना बच्चे बहुत भड़क जाते हैं, परेशान मत होइएगा, जो भी चीज़ें हुई वो ऐसे प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, किसी के साथ भी हो सकता है, क्लास है, ठीक है, करा देंगे आराम से, है ना। आपका प्यार सपोर्ट हमारी ताकत है, और इसी ऊर्जा के साथ जुड़े रहिए। अब हमारी कल मुलाकात होगी, थर्सडे को होगी, थर्सडे को शाम को 8 बजे, और वो क्लास थोड़ी लंबी चलेगी, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, 8 बजे शाम को क्लास होगी, वो क्लास थोड़ी लंबी चलेगी लेकिन वो क्लास मस्त होगी, तो यहीं पे मिलिएगा, इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। सभी लोग अटेंडेंस लगा दिए, क्लास कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, टेंशन मत लीजिएगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, लव यू ऑल, सभी को टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। जो भी डाउट हो कमेंट कर देना।